मेरी स्पर्धा किसी के साथ नहीं है, ये एक एकल मैच है। आप इस बात को समझिए, इसलिए क्योंकि ये सारे लोग फेल लोग हैं। जो लोग सामने आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो कंपनियों से वसूली करने वाले सिंडिकेट के एक मुखिया हैं, यही कह सकते हैं। और वो लोग फेल लोग हैं जिनको 30 साल 35 साल मिला, किसी की विरासत संभालने की जिम्मेवारी मिली और उसके बुनियाद पर कुछ लोग विधायक बन गए। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये धरती टिकलाल बाबू की धरती है और टिकलाल बाबू ने झारखंड के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, लेकिन आज उनकी विरासत को सियासी तौर पर गिरवी रख दिया गया और तमाम दलों में जाकर के उन लोगों ने अपनी विश्वसनीयता खुद भी खत्म कर दी। तो इस बार मैं इसी अंदाज में चुनाव लड़ रहा हूँ और लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिल रहा हूँ। लेकिन ये भी तो है, अगली बार जयराम जी का हाथ आपके साथ था, ये दोनों एक साथ थे और इस बार आप अलग से लड़ रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इस बात का पक्षधर हूँ कि झारखंड में स्थानीय नीति खतियान के आधार पर और जिला आधारित अंतिम सर्वे के आधार पर लागू होना चाहिए। जो चालू है, देख लो, चालू है, नंबर चालू है ना, नंबर चल रहा है ना, देख लो। हाँ। नमस्कार, एक्सप्रेस भारत में आपका स्वागत है। मैं अभी मांडू विधानसभा के कुज्जू में है, जहाँ पे जो JBKSS के संजय मेहता जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह हेलमेट छाप है और ये पहले लोकसभा चुनाव में आ चुके हैं और अभी फिलहाल अभी जो है विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और देखना है जो जयराम जी की जो अभी पार्टी थी JBKSS और उसमें से जो अलगाव हुआ था उसी को लेकर ये अलग से अपनी थ्योरी पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए मैं जानता हूँ जी उनकी क्या। आप हमारी एक्सप्रेस भारत में आपका स्वागत है। मैं बहुत शुक्रिया आपके तमाम। मैं ये जानना चाहता हूँ, तो अभी आपकी जो मोटो क्या है या क्या सोच के साथ अभी आप इस चुनाव में उतरे हैं विधानसभा? देखिए, दो रास्ते हैं राजनीति के। एक तो आप प्रदेश स्तर की राजनीति करते हैं, तो हम लोग झारखंड के मुद्दों को लेकर के आए थे। उन मुद्दों में जो हमारी प्राथमिकताएं थी, झारखंड की स्थानीयता, नियोजन, जिन नियुक्तियों में धांधली हो रही है, पारदर्शी नियुक्ति व्यवस्था, बैकलॉग वैकेंसी, OBC का रिजर्वेशन, सरना धर्म कोड, इन तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी। तो सरकार उस पर कुछ बेहतर नहीं कर पाई और झारखंड की स्थानीय नीति भी नहीं बन पाई। अंततः हम लोगों ने चुनावी राजनीति में आने का फैसला किया। लोकसभा हम लोग लड़े, लोकसभा में जनता ने अच्छा रिस्पांस दिया। इस बार मैं मांडू विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो जब मांडू से लड़ रहा हूँ तो मेरी अकाउंटेबिलिटी मांडू के प्रति भी बनती है कि क्या विजन है, क्या सोच है। तो मांडू को झारखंड का सबसे मॉडल विधानसभा क्षेत्र कैसे बनाना है, इस पर हमने अपना संकल्प जारी किया है। और उन 16 संकल्पों में हम लोगों ने जो प्राथमिकताएं तय की है, उस प्राथमिकता में झारखंड के मांडू विधानसभा क्षेत्र में कैसे रोजगार होगा, शिक्षा होगा, मूलभूत सुविधाएं होंगी, अस्पताल होगा, कैसे यहाँ पर स्टेडियम बनाएंगे, स्पोर्ट्स एकेडमी कैसे बनेगा, यहाँ की महिलाओं को कैसे हम लोग प्रशिक्षित करेंगे, यहाँ पर पलायन कैसे रुकेगा, पर्यटन कैसे बढ़ेगा, इन सारे मुद्दों पर हम लोगों ने अपना संकल्प जारी किया है। और मुख्यतः जो हमारा रोजगार का मसला है स्थानीय लोगों के लिए, निजी क्षेत्र की कंपनियों में, उस पर हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि यहाँ पर कोयला का काफ़ी काम है, यहाँ पर तमाम तरह की निजी कंपनियाँ हैं। उन निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को कैसे रोजगार मिले और जो तमाम तरह की परियोजनाएं हैं उसमें जो टेंडर है वहाँ पर हम लोगों के स्थानीय लोगों को सहभागिता मिले। इन सारे पहलुओं पर भी हम लोग सोच रहे हैं जी। तो अभी देख रहे हैं आपके सामने बहुत से दिग्गज हैं जो पहले भी यहाँ पे चुनाव 3 बार जीत चुके हैं या उनके बैकग्राउंड से भी और इस टाइप से चलते हैं, और एक और भी हैं जो NDA के हैं। जो आपके सामने NDA और इंडिया, दो गठबंधन के अलावा भी और भी बहुत सी चुनौतियां हैं, लेकिन मुख्यतः आपको जो नज़र आ रही है ये गठबंधन है। और आपकी जो JBKSS के जयराम जी की पार्टी के साथ में जो अभी जेल कैंप से है उनसे भी है, तो आपकी स्पर्धा किसके साथ में ज़्यादा है? मेरी स्पर्धा किसी के साथ नहीं है, ये एक एकल मैच है। आप इस बात को समझिए, इसलिए क्योंकि ये सारे लोग फेल लोग हैं। जो लोग सामने आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो कंपनियों से वसूली करने वाले सिंडिकेट के एक मुखिया हैं, यही कह सकते हैं। और वो लोग फेल लोग हैं जिनको 30 साल 35 साल मिला, किसी की विरासत संभालने की जिम्मेवारी मिली और उसके बुनियाद पर कुछ लोग विधायक बन गए। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये धरती टिकलाल बाबू की धरती है और टिकलाल बाबू ने झारखंड के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, लेकिन आज उनकी विरासत को सियासी तौर पर गिरवी रख दिया गया और तमाम दलों में जाकर के उन लोगों ने अपनी विश्वसनीयता खुद भी खत्म कर दी। तो मैं ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो वैचारिक तौर पर प्रतिबद्ध नहीं हैं, ऐसे लोगों को जनता दरकिनार करेगी और मांडू में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और जो भी आप कह रहे हैं इंडिया और NDA से जो यहाँ पर विकल्प मौजूद हैं वो एक फेल विकल्प है, इसलिए क्योंकि 49,000 में पिछली बार परिणाम हुआ था और जब 2019 के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ तो 54,000 वोटरों ने संजय मेहता को वोट किया था 1,60,000 में। तो वो जो 54,000 मतदाता हैं और 49,000 में रिजल्ट हुआ था, तो इसका मतलब कि जो इतना में रिजल्ट होता है उससे ज़्यादा वोट तो हमको 2024 में मिल ही चुका है। तो फिर 2024 में दूसरा चुनाव लड़ रहे हैं और मांडू विधानसभा है, चुनाव चिन्ह भी सेम है, प्रत्याशी भी वही है। तो इस बात को मान करके चलिए कि इस बार इतिहास दर्ज होगा।
इस बार जो मेरा चुनाव प्रचार का तरीका है, मैं लोकसभा चुनाव में चूंकि 5 विधानसभा क्षेत्र घूमना था, तो मैं लोगों से व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिल पाया था, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहा था। इस बार मैं लोगों से कोशिश कर रहा हूं कि व्यक्तिगत तौर पर मिलूं और बूथ प्रबंधन जो है हमारा, उसको हम दुरुस्त रखें। पिछली बार बूथ प्रबंधन हम लोग बेहतर तरीके से नहीं कर पाए थे, तो इस बार मैं इसी अंदाज में चुनाव लड़ रहा हूँ और लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिल रहा हूँ। लेकिन ये भी तो है, अगली बार जयराम जी का हाथ आपके साथ था, यह दोनों एक साथ थे, और इस बार आप अलग से लड़ रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जो भी हमारे साथी लड़ रहे हैं उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जो मुद्दे हैं, हमारा जो मांडू को लेकर संकल्प है, झारखंड को लेकर के जो संकल्प है, उन सारे संकल्पों पर मैं अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी हूँ कि मांडू के लिए क्या कुछ करना है, झारखंड के लिए क्या कुछ करना है, और बाकी जितने लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। लड़ें और झारखंड के लिए कुछ बेहतर करें। अच्छा, जयराम से अलग होने का क्या करेंगे? देखिए, इन पहलुओं पर अब मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि राजनीति में मैं सामूहिक चिंतन, सामूहिक निर्णय को प्राथमिकता देता हूँ और सामूहिक तौर पर चलने में भरोसा रखता हूँ। ऐसे कुछ बुनियाद थे जिसके कारण से इस तरीके का फैसला लेना पड़ा। तो आगे क्या सोच होगी आपकी? युवाओं के लिए क्या सोच है आपकी? युवाओं के लिए तो पहला सोच है कि उनको रोजगार कैसे दिया जाए। इस पर हमने एक चिंतन किया है। झारखंड में निजी क्षेत्र की जब कंपनियों को आप देखेंगे और तमाम तरह के मजदूरों के पलायन का आंकड़ा देखेंगे, तो जब लॉकडाउन लगा था उस वक्त 8,52,000 मजदूर दूसरे राज्यों से झारखंड में आए थे, जिनको घर वापस बुलाया गया था। लेकिन ये मजदूरों का आंकड़ा लगभग 20 लाख है जो पलायन कर चुके हैं। अब झारखंड में CCL हो, BCCL हो, वेदांता हो, टाटा हो, तमाम तरह की जो कंपनियां हैं, आलोक स्टील हो, रुंगटा हो, तमाम तरह की जो कंपनियां हैं और जितने भी परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं में जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार है, अप्रत्यक्ष रोजगार मतलब कि कहीं पर कोई कंपनी स्थापित हुई तो वहाँ पर भाई कैंटीन का काम है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग का काम है, वहाँ पर ड्राइवर का काम है, ऑपरेटर का काम है। ये काम भी झारखंड के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा कहना ये है कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार है और जो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां हैं, अगर झारखंड के सभी कंपनियों में स्थानीय लोगों को दे दिया जाए तो ये जो 20 लाख लोग पलायन किए हैं, कम से कम उसमें 10 से 12 लाख लोगों को झारखंड में नौकरी दिया जा सकता है। और मांडू विधानसभा क्षेत्र में मुझे लगता है कि कम से कम 50 से 60 हज़ार 1 लाख लोगों को इनसे नियोजित किया जा सकता है, उनको रोजगार दिया जा सकता है। इन पहलुओं पर लोग सोचते नहीं हैं, इसलिए क्योंकि जो लोगों को जिम्मेवारी मिली वो कंपनियों से दलाली लेने लगे। तो जब कंपनी से वो दलाली लेने लगे तो स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए वो नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा हाईवा कैसे चलेगा, हमारा ट्रांसपोर्टिंग का काम कैसे चलेगा, हमारा ट्रक कैसे चलेगा, हमें कमाई कैसे होगी, हमको कैसे कंपनियों से हड़का के लेवी लेना है। ये राजनीति चल रही है। अगर यहाँ के लोगों को बदलाव चाहिए तो शिक्षित लोगों को, स्वच्छ लोगों को चुनना होगा। और ये गुंडे, मवाली, अपराधी किस्म के लोग जो राजनीति में आ रहे हैं और पैसे की बुनियाद पर जो राजनीति कर रहे हैं, तमाम मतदाताओं को ये कहना चाहता हूँ कि 5 साल के लिए एक नेतृत्वकर्ता चुनिए जो आपके क्षेत्र के विकास के लिए चिंतित हो, जो सिर्फ अपने विकास के लिए चिंतित है। जो अपराधी किस्म के लोग हैं, ऐसे लोगों को दरकिनार करिए, यही अपील करना चाहता हूँ। 1932 खतियान की बात जो कहते हैं, इससे पहले आप इससे लेकर चुनाव में उतरे थे। जी। और जयराम जी आज भी वही कहते हैं जी। और आप भी इस चीज़ को क्या मतलब आगे इसको कहाँ तक सोचे 1932 खतियान को? मैं एक झारखंडी हूँ और मेरे अंदर भी झारखंडी खून बहता है मेरे रगों में, और मैं इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूँ और इसका पक्षधर हूँ कि झारखंड में जब कभी भी स्थानीय नीति बने तो वो स्थानीय नीति खतियान आधारित और जिला आधारित अंतिम सर्वे के आधार पर बने। और कमोबेश इस बात पर सहमति बननी चाहिए कि झारखंड में झारखंडी कौन है, क्योंकि 8 मार्च 1982 को जब संयुक्त बिहार था उस वक्त जो स्थानीय नीति बनी थी वो खतियान आधारित बनी थी। तो 15 नवंबर 2000 को जब हम लोग अलग हो गए तो हमारे पास भी वही नियम, वही नीति लागू होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया, जिसे बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में लिखा भी गया लेकिन झारखंड में लागू नहीं हुआ। तो मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि झारखंड में स्थानीय नीति खतियान के आधार पर और जिला आधारित अंतिम सर्वे के आधार पर लागू होना चाहिए। सवाल, जो झारखंड के मुख्यमंत्री जो अभी मैया सम्मान योजना जो दी है जी, तो क्या लगता है कि आगे वो बरकरार रख पाएंगे या सही किया है या गलत किया है? राजनीति का एक पैमाना होता है मापने का, आपके पास कितनी दूरदर्शिता है। तात्कालिक तौर पर चुनाव आया, आप मैया सम्मान योजना लेकर के आए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमारी माँ बहनों को थोड़ा लाभ पहुंच रहा है आंशिक तौर पर। लेकिन मेरा कहना है कि आप कोई अस्थायी समाधान का रास्ता निकालिए कि हमारी मैया, हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारी बहन कैसे सशक्त होगी और कैसे रोजगार मिलेगा, 5 साल उसका पेट कैसे पलेगा, कैसे वो जाकर के बच्चों को शिक्षा देगी। आपने चुनाव जैसे ही नज़दीक आया उसके बाद इसकी घोषणा की, पहली किस्त जारी कर दी, पहली किस्त में 600 करोड़ का बोझ पड़ा। मेरा कहना है कि जो ये वित्तीय बोझ सरकार पर पड़ेगा, सरकार उसको कहाँ से लाएगी, ये भी उसको बताए कि सरकार के पास क्या बजट है। तो मेरा यही कहना है साफ तौर पर
कि मैया सम्मान योजना तात्कालिक तौर पर हमारी माँ बहनों को लाभ दे सकता है। ऐसी योजनाओं का स्वागत हम करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि दूरदर्शिता का अभाव है। आप चुनाव के नज़दीक क्यों लेकर के आए इसको, और 5 साल आप कैसे माँ बहनों का सम्मान करेंगे, इस पर आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारी माँ बहनों को अस्थायी तौर पर रोजगार नहीं मिलेगा तो वो कैसे सशक्त होंगे। उनके अस्थायी रोजगार और प्रशिक्षण के लिए चिंतन करना होगा, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। वहीं आपका भाजपा जो आने वाले समय में ये कहता है कि अगर मैं सत्ता में आया तो गोगो दीदी योजना को चालू करूँगा और 2100 रुपया दूंगा। देखिए, ये जो फ्रीबीज है, मुफ्तखोरी, सरकार एक तरीके से लीगल तरीके से रिश्वत दे रही जनता को कि आप मुझे वोट करिए, ये ऑफर चला हुआ है। वो आएंगे तो 2100, हम आएंगे तो 2500। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नीलामी हो रही है। मेरा कहना है, जब राजनीतिक सत्ता के केंद्र में आप स्थापित होते हैं तो आपके ऊपर ये जिम्मेवारी होती है कि अपने आम जनमानस को आप रोजगार से कैसे जोड़ेंगे, शिक्षा से कैसे जोड़ेंगे, उसके जीवन स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे। तो उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए आपने कल्याणकारी योजनाओं पर काम नहीं किया, आप फेल साबित हो गए तो फ्री देने लगे। मेरा कहना है 5 साल शिद्दत से इस पहलू पर काम हो कि कैसे अस्थायी तौर पर लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, शिक्षा से जोड़ा जाए, अस्थायी रोजगार कैसे मिले। तो आपको मुफ्तखोरी की आदत नहीं लगानी पड़ेगी, वरना आप मनुष्य के मानव संसाधन को आलसी बना देंगे। ठीक है, दीजिए, तात्कालिक तौर पर लाभ हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसके साथ साथ आपको पैरेलली ये सोचना होगा कि किस तरीके से लोगों को अस्थायी तौर पर समाधान का रास्ता दिया जाए और अस्थायी तौर पर वो रोजगार के माध्यम से जुड़ सकें।